हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के साइंस के काफ़ी महत्वपूर्ण 60 ऑब्जेक्टिव गेस क्वेश्चंस को बताएंगे, जिनमें से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 18 फरवरी को देखने को मिलेगा। क्योंकि ये जो 60 गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ना, सभी क्वेश्चंस को एनालिसिस करके बनाया गया है। एक एक क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि साइंस में अच्छी तरह से पास आउट हो पाए और इनके साथ साथ बोर्ड परीक्षा में काफ़ी अच्छे मार्क्स यानी कि 480 प्लस मार्क्स से पास आउट हो पाए, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखते हुए जाना है। क्योंकि इस वीडियो से आप लोग के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न हूबहू देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड, अगर आप चैनल पर नए आए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें ना, तो आपको जो है नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा। तो वीडियो को लाइक कर देना है, उनके साथ साथ आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, प्रश्न ये रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया कॉर्निया या फिर रेटिना या फिर परितारिक, और ऑप्शन डी में आपका दिया पुतली। तो दोस्तों, मानव नेत्र का जो रंगीन भाग होता है ना, कॉर्निया होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, मानव नेत्र के रेटिना पर किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है ना, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न को देखिएगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि तरंगदैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ए में आपको दिया कैंडला के रूप में, या फिर जूल के रूप में, या फिर एम्पियर के रूप में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ एंगस्ट्रम के रूप में। तो दोस्तों, तरंगदैर्ध्य को सामान्यतः जो है ना एंगस्ट्रम के रूप में व्यक्त किया जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, आवृत्ति का जो एसआई मात्रक होता है ना, हट्टज होता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है, जिसको हम लोग एच जेड से सूचित करते हैं। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में कैसा होता है, वही आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए में आपका तो सामान्य होती है, या फिर भिन्न भिन्न होती है, या फिर ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आप सब बता देते हैं, प्रकाश की जो चाल होता है, जो स्पीड ऑफ लाइट होता है ना, अलग अलग मीडियम में प्रकाश की चाल अलग अलग होता है। निर्वात या शून्य में प्रकाश जो है अधिकतम चाल से चलती है। और दोस्तों, निर्वात में प्रकाश की जो चाल होता है ना, सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न क्या कर रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, कम होती है, या फिर ज्यादा होती है, या फिर समान होती है, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा जो है ना कि क्या होती है? समान होती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 5वां प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन से रहा है कि तारे के टिमटिमाने का कारण है। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है वायुमंडलीय परावर्तन, या फिर कुल परावर्तन, या फिर वायुमंडलीय अपवर्तन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है कुल अपवर्तन। तो दोस्तों, तारे के जो टिमटिमाने का जो मुख्य और मेन कारण है ना, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। क्योंकि जब रात के समय जब हम लोग तारे को देखते हैं, तो तारे के वास्तविक स्थिति को नहीं देख पाते, बल्कि बदलती हुई स्थिति या फिर आभासी स्थिति को देख पाते हैं। इनका मुख्य और मेन कारण यह है कि तारे हमसे बहुत दूर है, ठीक है। और बहुत दूर होने के कारण क्या है कि ऊपर में बहुत सारा परत है, और सभी परत का अपवर्तनांक क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। और ये अपवर्तनांक क्या होता है कि प्रति क्षण बदलते रहता है। इन्हीं सभी कारणों से क्या होता है कि तारे हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे छठा प्रश्न क्या कर रहा है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्तित्व होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका 1/10 सेकेंड, या फिर 1/16 सेकेंड, या फिर 1/6 सेकेंड, या फिर 1/18 सेकेंड। तो दोस्तों, मानव नेत्र के लिए जो दृष्टि का जो अस्तित्व होता है ना, हमारे आंख में अगर हम कोई पिक्चर देखते हैं, ठीक है, अगर कोई अचानक नया सीन आ जाता है ना, तो पहला वाला सीन क्या होता है कि हमारे आंख में 1/10 सेकेंड तक एग्जिस्ट रहता है, अस्तित्व रहता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 7वां प्रश्न क्या कर रहा है कि अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत कम हो जाता है या फिर परिवर्तित नहीं होता या फिर बहुत अधिक बढ़ जाता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब भी ओवरलोडिंग होता है तो उस समय में इलेक्ट्रिक करंट यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट का जो वैल्यू जो होता है ना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न ये करा है कि 1 वोल्ट कहलाता है। तो दोस्तों 1 वोल्ट जो कहलाता है ना ये जूल प्रति कूलाम के अनुपात को हम लोग 1 वोल्ट कहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये वोल्ट किसका ऐसा ही मात्रक होता है, तो दोस्तों ये वोल्ट जो है ना ये विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको श्रेणी क्रम में या फिर पार्श्वबद्ध में या फिर ए और बी दोनों में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अमीटर को इलेक्ट्रिक सर्किट में जोड़ते हैं ना श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न जो कि यह एक प्रकार का न्यूमेरिकल प्रश्न है और बहुत बार गत वर्ष में पूछा जा चुका है और इस बार भी 100% आने की गेसिंग प्रश्न है, इसलिए एक क्वेश्चंस को दोस्तों अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है क्योंकि ये जो सभी क्वेश्चन है ना काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। अगर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं ना तो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 18 फरवरी के दिन बहुत सारे प्रश्न, ये 60 प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न है, 100% लड़ने की गारंटी है, इसलिए जो है ना एक क्वेश्चन को याद करते हुए जाना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न क्या कराए कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान होगा, काफी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप सबको पता होना चाहिए कि यहाँ पे समय जो है ना टी, यानी कि टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 मिनट, और 1 मिनट में दोस्तों कितना सेकंड होता है, तो दोस्तों 1 मिनट में जो है ना 60 सेकंड होता है, तो यहाँ पे 60 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कूलम यानी कि आवेश जिसको हम लोग क्यू कहते हैं, यहाँ पे आवेश को क्यू से दिखाते हैं, तो यहाँ पे 120 कूलम दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप सबको जो है ना विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट आई का मान बताना है। तो दोस्तों आई बराबर जो फॉर्मूला होता है क्यू बाई टी होता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्यू यानी कि 120 कूलम दिया हुआ है, तो 120 को जब हम लोग 60 से डिवाइड करेंगे, जो टाइम मतलब सेकंड इसका ऐसे मात्रा होगा, तो 60 से डिवाइड करेंगे तो 60 दूना 120 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 2 एम्पियर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों प्रश्न ये कराया कि किस उपकरण में धन यानी कि प्लस और ऋण यानी कि माइनस का चिन्ह नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ अमीटर में या फिर वोल्ट मीटर में या फिर कुंडली में या फिर विद्युत सेल में। तो सबसे पहले आप लोग को बता देते हैं जो अमीटर डिवाइस होता है, वोल्ट मीटर डिवाइस होता है और विद्युत सेल होता है, ये तीनों में क्या होता है कि प्लस और माइनस का चिन्ह होता है। लेकिन ये जो कुंडली जो क्वाइल होता है ना इसमें ना तो प्लस होता है और ना ही माइनस होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न को देखिएगा। क्वेश्चन से कह रहा है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा, काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपको तो बहुत अधिक या फिर बहुत कम या फिर 3 एम्पियर या फिर 4 एम्पियर। तो दोस्तों यहाँ पे जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो उस समय में सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट का जो वैल्यू होता है ना बहुत ज्यादा होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न क्या करा है कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध यहाँ पे आप सबको बताना है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न जो है ना काफी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को वोल्ट यानी कि वोल्टेज यहाँ पे कितना विभवांतर दिया हुआ है 220 वोल्ट दिया हुआ है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट यानी कि धारा का मान यानी कि आई का मान कितना दिया हुआ है 2 एम्पियर दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग को जो है ना प्रतिरोध चाहिए, यहाँ पे फिलामेंट का प्रतिरोध यानी कि आर बराबर जो फॉर्मूला होता है ना, तो सबसे पहले आप लोग को ओम का नियम पता होना चाहिए, बी बराबर क्या होता है या आई आर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आर बराबर क्या हो जाएगा, बी बटे आई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आई के साथ जो है ना मतलब आर जो है ना आई के साथ गुना में था, तो जब भी गुना में रहेगा तो लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, बटे हो जाएगा। तो यहाँ पे आर बराबर क्या हो गया, भी बाई आई हो गया। और दोस्तों यहाँ पे भी का वैल्यू जो है ना कितना दिया हुआ 220 वोल्ट दिया हुआ है। तो 220 वोल्ट को जब हम लोग 2 यानी कि 2 एम्पियर से भाग करेंगे तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे प्रतिरोध का जो ऐसा ही मात्रक होता है ना ओम होता है, यानी कि 110 ओम, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है। तो दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होता है, जो कभी समाप्त नहीं होगा, ठीक है, आने वाले समय में कभी भी समाप्त नहीं होगा। जैसे कि आपका कोयला हो गया, कोयला का समाप्त होना निश्चित है। पेट्रोलियम, जैसे कि आपका पेट्रोलियम में क्या क्या आ जाएगा, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये कभी ना कभी समाप्त होगा। लेकिन आपका यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ जैव मात्रा, ठीक है, ये जैव मात्रा जिसको हम लोग बायोमास कहते हैं, ये जो है ना कभी भी समाप्त नहीं होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे कोयला या फिर लकड़ी या फिर पेट्रोलियम या फिर बायोगैस। तो दोस्तों यहाँ पे जो उत्तम ऊर्जा स्रोत होगा ना आपका क्या होगा, बायोमास होगा। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। तो स्वच्छ ऊर्जा स्रोत क्या होता है, जिसमें धुआं नहीं होता, ठीक है। जैसे कि आपका कोयला होगा, कोयला में क्या होता है कि इसमें धुआं होता है, लकड़ी में भी धुआं होता है, और ये प्राकृतिक है। जैसे कि आपका एलपीजी हो गया, एलपीजी में क्या होता है, ये जो है ना इसमें धुआं मुक्त होता है, इसमें धुआं नहीं होता है, इसलिए एक प्रकार का क्या हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया। और ये एलपीजी गैस जलाने से किसी भी प्रकार का हानि नहीं होता है और ना ही हमारे पर्यावरण में अन्य नुकसान पहुंचता है, ठीक है, किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचता है। और दोस्तों ये एलपीजी का जो फुल फॉर्म होता है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, जिसको हम लोग हिंदी में जिसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृतिक द्रवित गैस कहेंगे। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों प्रश्न ये है कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो दोस्तों यहाँ पे आपसे बताना है कि कौन सा जो है ना परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो यहाँ पे देखिएगा काफी महत्वपूर्ण है, भी प्रश्न जो है ना बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ जैव मात्रा या फिर नाभिकीय ऊर्जा, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ भूतापीय ऊर्जा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर होना चाहिए ना पवन ऊर्जा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा कि परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत होता है ना आपका क्या होता है, आपका पवन ऊर्जा होता है, ठीक है। इसको आप लोग को याद रखना है। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि उनमें से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के उत्पन्न नहीं है। तो यहाँ पे भूतापीय ऊर्जा या फिर पवन ऊर्जा या फिर नाभिकीय ऊर्जा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है जैव मात्रा। तो दोस्तों यहाँ पे आपसे बता देते हैं कि कौन ऐसा ऊर्जा स्रोत है जो सौर ऊर्जा के उत्पन्न नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग फटाफट से इसका आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे आप सबको बता देते हैं कि सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। तो यहाँ पे भूतापीय ऊर्जा, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चले दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 19वां प्रश्न। यहाँ पे आप सबको बताना है कि कौन जो है ना अनवीकरणीय ऊर्जा मतलब स्रोत नहीं है। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है कहने का अर्थ है कि कौन जो है ना नवीकरणीय है, यानी कि कौन कभी समाप्त नहीं होगा। तो यहाँ पे आप सबको बता देते हैं जो प्राकृतिक गैस है ना ये आपका कभी भी समाप्त नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 20वां प्रश्न क्या कराए कि काफी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। तो दोस्तों सभी जीव जंतुओं के लिए जो ऊर्जा का जो अंतिम स्रोत होगा ना सूर्य होगा, और दोस्तों सूर्य से जो है ना हमें विटामिन डी की प्राप्त होती है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न क्या कराए कि सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। तो दोस्तों सौर सेल जो है ना सौर ऊर्जा को रूपांतरित जो करता है मतलब प्रकाश ऊर्जा में या फिर गतिज ऊर्जा में, और ऑप्शन सी में आपका ताप ऊर्जा में या फिर विद्युत ऊर्जा में। तो दोस्तों सौर सेल सौर ऊर्जा को जो है ना जो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 22वें प्रश्न को देखिएगा जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है कि सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों सौर सेल बनाने के लिए जो है ना हम लोग सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 23वां प्रश्न क्या कराए कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परितालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ना क्या होता है कि सभी बिंदुओं पर समान होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 24वां प्रश्न क्या कराए कि फ्लोमिंग के बाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करता है। तो दोस्तों जो फ्लोमिंग के जो बाएं हाथ का नियम है ना, बाएं हाथ का जो तर्जनी है ये जो संकेत करता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए देखते हैं 25वां प्रश्न क्या करा है कि डायनेमोस के द्वारा बदला जाता है। तो दोस्तों डायनेमो के द्वारा जो बदला जाता है ना विद्युत, मतलब क्या, मतलब किसको बदला जाता है वही आप सबको बताना है। तो दोस्तों डायनेमो के द्वारा जो बदला जाता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे 26वां प्रश्न क्या करा है कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों ये विभक्त वलय का जो उपयोग किया जाता है ना कौन सा उपकरण में किया जाता है, तो दोस्तों विद्युत मोटर में किया जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 27वां प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन से है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। तो दोस्तों भारत में प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की जो फ्रीक्वेंसी है, जो आवृत्ति होता है ना 50 हर्ट्ज होता है, यानी कि जो एसी करंट होता है, अल्टरनेटिव करंट होता है ना, ये 1 सेकंड में 50 बार दिशा चेंज करता है। इसे आप लोग को याद रखना है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 28वां प्रश्न क्या करा है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है। तो दोस्तों विद्युत ऊर्जा का जो व्यापारिक मात्रक होता है ना क्या होता है वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों यूनिट होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 29वां प्रश्न क्या करा है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है ना 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 30वां प्रश्न क्या करा है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। तो दोस्तों प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है ना ओम होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है एम्पियर होता है। और दोस्तों विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है ना कूलम होता है। और दोस्तों विद्युत ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है जूल होता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 31वां प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है और काफी बार आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये भी प्रश्न जो है ना पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे क्वेश्चन से है कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा दूर बिंदु आप लोग को बताना है। तो सामान्य नेत्र के लिए जो दूर बिंदु होता है ना अनंत होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों सामान्य नेत्र के लिए जो निकट बिंदु होता है ना 25 सेंटीमीटर होता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं 32वां प्रश्न क्या करा है कि मानव नेत्र में क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप सबको पता होना चाहिए हमारे आंख में जो है ना उत्तल लेंस होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 33वां प्रश्न क्या करा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है। तो दोस्तों निर्वात यानी कि वैक्यूम में जहाँ पे हवा नहीं है वहाँ पे जो प्रकाश की चाल होता है, जो स्पीड होता है ना लाइट का स्पीड कितना होता है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 34वां प्रश्न क्या करा है कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोक्सी लेंस के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में भी प्रश्न जो है ना पूछा जा चुका है, इसलिए एक एक क्वेश्चन जो है ना लल्लन टॉप क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। तो यहाँ पे आपसे बता देते हैं जो जरा दृष्टि दोष होता है ना, जरा दृष्टि दोष में व्यक्ति क्या होता है कि अवतल और उत्तल ये दोनों लेंस के उपयोग के द्वारा जो है ना मतलब वो संशोधित हो जाता है, यानी कि ठीक हो जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 35वां प्रश्न क्या करा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो दोस्तों नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का जो अधिकांश अपवर्तन होता है ना कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन से है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करता है। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के जो सूक्ष्म कण होता है ना जो नीला रंग होता है इनका प्रकीर्णन क्या होता है सबसे ज्यादा होता है। यही नीला रंग के प्रकीर्णन के कारण हमें आसमान का जो कलर दिखता है ना नीला दिखता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से है कि विद्युत फ्यूज तार में मिश्रण होता है। तो दोस्तों विद्युत फ्यूज तार में जो मिश्रण होता है ना यह टीन तथा शीशा का मिश्र धातु से बना होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 38वां प्रश्न क्या करा है कि गर्म, यहाँ पे आपसे बताना है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो दोस्तों गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम जो है ना सौर सेल तापक का उपयोग तभी नहीं कर सकते हैं बादल वाले दिन नहीं कर सकते, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 39वां प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखिएगा जीव जंतुओं से जो प्राप्त है ऊर्जा स्रोत होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत करते हैं। तो यहाँ पे लकड़ी हो गया जो जीव जंतु से प्राप्त होता है, गोबर गैस हो गया, कोयला हो गया, ये तीनों क्या होता है कि जीव जंतु से प्राप्त ऊर्जा स्रोत होता है। लेकिन ये नाभिक की ऊर्जा जो होता है ना, जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 40वां प्रश्न क्या कर रहा है कि एक कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में यहाँ पे आप सबको बताना है कि एक कूलम विद्युत आवेश जो होता है ना कितने इलेक्ट्रॉनों के आवेश के तुल्य होता है, यानी कि बराबर होता है। तो दोस्तों एक कूलम आवेश जो होता है ना, ये आपका 1.6 गुना 10 के पावर 19 कूलम के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 41वां प्रश्न क्या कर रहा है कि किसी चालक के वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। तो दोस्तों किसी भी चालक के वैद्युत प्रतिरोधकता का जो ऐसे मात्रक होता है ना, क्या होता है वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों देखिएगा एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ओम मीटर यानी कि ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों प्रतिरोध का जो ऐसा मात्रक होता है ना ओम होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। चलिए देखते हैं 42वां प्रश्न क्या कर रहा है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है। तो दोस्तों हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई होता है ना, वो आपका 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है, यानी कि एसी करंट होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 43वां प्रश्न क्या कर रहा है कि किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी तथा प्रतिरोध आर एवं प्रभावित विद्युत धारा आई के बीच संबंध होता है। तो दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए जो ओम का नियम होता है ना, वी बाई आई मतलब वी बराबर क्या होता है, आई आर होता है। तो यहाँ पे आप लोग को जो है ना अगर आर का मान पूछेगा तो क्या होना चाहिए, बी बटे आई होना चाहिए, या फिर अगर आपको आई का मान पूछे तो आई बराबर क्या होना चाहिए, बी बटे आर होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग सभी ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पे आर बराबर जो है ना ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है बी बटे आई, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 44वां प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे 100 वोल्ट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रभावित हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का यहाँ पे वैल्यूज पूछता है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो है ना पावर कितना, यानी कि यहाँ पे शक्ति कितना दिया हुआ है, 100 वोल्ट 100 वाट का शक्ति दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे वोल्टेज कितना है आपका 250 वोल्टेज है, ठीक है, 250 वोल्ट है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट यानी कि यहाँ पे आई का मान आपसे सबसे पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि आई का मान, यहाँ पे आई का मान को पता करने के लिए आप लोग को एक फॉर्मूला प्राप्त होना चाहिए। आई बराबर जो होता है ना वी बटे आर होता है, जो ओम का नियम से होता है। तो दोस्तों भी यानी कि वोल्टेज कितना 250 वोल्ट दिया हुआ है, बटे 100 कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पे 25 बटे 10, और दोस्तों यहाँ पे 0 के बदले में 5 और 1 के बदले में यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो 2.5 तो 2.5 एम्पियर यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं 45वां प्रश्न क्या कर रहा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। तो दोस्तों जब भी किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट का प्रभाव होता है तो जो गतिशील कण होते हैं ना वो आपका इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 46वां प्रश्न क्या कर रहा है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। तो दोस्तों किसी भी कॉइल का जो प्रतिरोध होता है ना उसको ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला होता है, जो सूत्र होता है ना आपका क्या होता है, वी बराबर आई आर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आर बराबर क्या हो जाएगा आपका वी बटे आई हो जाएगा, ठीक है, वी बटे आई। तो यहाँ पे अगर हम लोग कौन सा ऑप्शन में देखा जाता है, यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया हुआ है आर बराबर वी बटे आई, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं हमें 47वां प्रश्न क्या कर रहा है कि ओम के नियम निहित है। तो दोस्तों ओम का नियम क्या होता है कि वी बराबर आई आर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 48वां प्रश्न क्या कर रहा है कि विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। तो दोस्तों विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा ज्ञात की जाती है ना, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, या फिर फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, या फिर ओम के नियम से, या फिर ऑस्टेन के नियम से। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना मतलब यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर होना चाहिए आप लोग को बताना है। तो विद्युत धारा के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा ज्ञात की जाती है ना, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से ज्ञात की जाती है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं, 49वां प्रश्न देखिएगा क्या कराए कि एक प्रौढ़ोपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों एक प्रौढ़ोपी सेल जो है ना ये आपका 0.5 वोल्ट से लेकर के 1.0 वोल्ट तक जो है ना ये विभवांतर विकसित करती है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए देखते हैं यहाँ पे 50वां प्रश्न क्या करा है कि 1 मेगावाट की पवन ऊर्जा जनित्र के लिए पवन फॉर्म लगभग कितना हेक्टेयर भूमि चाहिए। तो दोस्तों 1 मेगावाट पवन ऊर्जा की जनित्र के लिए जो है ना पवन फॉर्म जो चाहिए कितना चाहिए, कितना हेक्टेयर चाहिए, 2 हेक्टेयर चाहिए, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 51वां प्रश्न क्या करा है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिएगा जब भी जेटेन और तनु हाइड्रोक्लोरिक यानी कि HCl अम्ल आपस में अभिक्रिया होता है ना, तो यहाँ पे कौन सा गैस बनता है, तो दोस्तों हाइड्रोजन गैस बनता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं 52वां प्रश्न क्या करा है कि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, तो यह यौगिक जल में विलेय यह तत्व कौन सा हो सकता है। तो दोस्तों ये तत्व जो है ना Ca यानी कि कैल्शियम हो सकता है, इसे आप लोग को याद रखना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 53वां प्रश्न क्या करा है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगा। तो दोस्तों आपसे बता देते हैं जब धातुएं मतलब जब देखिएगा यहाँ पे धातु यानी कि मेटल जब जल के साथ यानी कि H2A के साथ जो अभिक्रिया करता है ना, तो कौन सा गैस मुक्त होता है, तो दोस्तों हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 54वां प्रश्न क्या करा है कि यहाँ पे एक अभिक्रिया दिया हुआ है, यहाँ पे आपसे बताना कि कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड जो है ना कार्बन के साथ अभिक्रिया करके जिंक और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जिंक का मतलब कार्बन का क्या हो रहा है कि अपच्छेद हो रहा है, एक कार्बन जो है ना अपच्छेद हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 55वां प्रश्न क्या करा है कि निम्न में अभिक्रिया में से कौन विस्थापन अभिक्रिया। तो दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया इनमें से जो होगा ना कौन होना चाहिए वही आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है Ab प्लस CuSO4 टेंड्स टू FeSO4 प्लस Cu, यह एक प्रकार का जो है ना विस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉपर का विस्थापन हो रहा है, ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है, यानी कि जब भी जिंक और जेटेन यहाँ पे जब भी जेटेन और H2SO4 आपस में अभिक्रिया करता है ना, तो कौन सा गैस निकलता है, तो दोस्तों हाइड्रोजन गैस निकलता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन से है कि निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा द्विक्षारकीय जो अम्ल होगा ना H2SO4 हो जाएगा, और दोस्तों ये H2SO4 को जो है ना हम लोग अम्लों का राजा कहते हैं, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन से है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। तो दोस्तों यहाँ पे विजातीय जो यौगिक होगा ना प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है ना CaSO4 होता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। ये भी प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि एसिडिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। तो दोस्तों एसिडिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में जो है ना यहाँ पे क्या है कि ये सिरका सी गंध देता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग जो है ना कैसा हो जाता है, वही आप लोग को बताना। दोस्तों पत्ती का जो कलर हो जाता है मतलब नीला काला कलर का हो जाता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग क्लास 10 के साइंस के काफी महत्वपूर्ण यहाँ पे जो है ना 60 गेस ऑब्जर्व टाइप क्वेश्चन को बता चुके हैं, जिनमें से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% लड़ेगा। और दोस्तों ये 60% का अगर आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो आप लोग को गूगल पे सिंपली सर्च करना पड़ेगा measuretarget.co.in, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे में स्क्रॉल भी होता है, तो यहाँ पे आप लोग जैसे measuretarget.co.in लिखते हैं ना, तो आप लोग को एक नया पेज खुलेगा, उसमें आप लोग को जो है ना PDF डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करके जो है ना आप लोग क्लास 10 के जितने भी लेटेस्ट क्लास होते हैं सभी क्लास का जो है ना आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए ना, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जितनी अब आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, जितनी अब आपका दोस्त यार इस बार फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, समय बहुत ही कम है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट जो है ना बोर्ड परीक्षा में काफ़ी अच्छे मार्क्स से पास आउट हो सके। और आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइएगा कि 60% में से पहले से आप लोगों को कितना % का श्योर सटीक पहले से आंसर याद था। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।